नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण का भाग 7 करेंगे। बच्चों, इसमें हम इसके अति लघुत्रात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और याद करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इसके बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था और याद किया था। जिस बच्चे को वो प्रश्न याद हो गए हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आपने ये पाठ पूरा नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर से पूरा अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले। तो ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। 20 प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो देखो 21वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है अम्लों का लिटमस पर प्रभाव क्या होता है। बताओ, अम्ल लिटमस को क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। ये प्रभाव होता है अम्लों का लिटमस पर। अगर बच्चों यहां पर आता कि क्षारकों का लिटमस पर क्या प्रभाव है, तो क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या जो 22 है उसमें लिखा है लिटमस किस रंग का रंजक होता है। तो मुझे बताइए कमेंट करके, जिसको भी आता हो, लिटमस किस रंग का रंजक होता है। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैंगनी रंग का। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। लिटमस किस रंग का रंजक है? बैंगनी रंग का रंजक है, ठीक है। 23वां देखो, क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करता है? जब बुझे हुए चूने की किससे क्रिया करा दी जाए? क्लोरीन से, तो क्या बनता है? बताओ क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करता है? बताओ क्या बनता है? यहां पर क्या बनता है भाई? यहां पर बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण, या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना किससे भी क्रिया करेगा? क्लोरीन से, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अभी क्रिया भी आप लिख सकते हो। बताओ बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH2। इसमें क्या डालें? क्लोरीन, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaOCl2 और साथ में बनेगा जल, ठीक है ना। तो यदि आप बुझे हुए चूने की किससे क्रिया कराते हैं? क्लोरीन से, तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है या ब्लीचिंग पाउडर बनता है? एक ही नाम है, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये तो है बुझा हुआ चूना, ये है क्लोरीन, और ये जो बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है? ये विरंजक चूर्ण है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो प्रश्न नंबर 24, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ बच्चों, लिटमस किससे प्राप्त होता है? अच्छी तरह से बताया था मैंने कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है। बताओ बेटा क्या होगा? बताओ आंसर। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताओ किससे ये प्राप्त किया जाता है बच्चों? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे समझ में। जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, और जिसको याद था वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगला देखो, दो गंधीय सूचकों के उदाहरण लिखिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं भाई? गंधीय सूचक बताए थे ना, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। तो गंधीय सूचकों के 2 उदाहरण बताने, तो बताओ क्या होगा? एक तो है प्याज। गंधीय सूचक का एक उदाहरण क्या है? प्याज। और एक है लौंग का तेल। लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल, समझ में आ गया। जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की जो गंध है उसको बताता है, उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। तो प्याज और लौंग का तेल इसका उदाहरण हो जाएगा।
अगला देखो, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? प्रयोग करके बताया था मैंने, अच्छी तरह से बताया था ना कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो एक चित्र बना के प्रयोग करके बताया था मैंने। तो बताओ हाइड्रोजन गैस किस ध्वनि से जलती है? तो बताओ किससे? फट फट की ध्वनि से। किस ध्वनि से जलती है भाई? फट फट की ध्वनि से जलती हैं। आ गया समझ में? ठीक है, याद कर लो इनको, अच्छी तरह से नोट कर लो। अब देखो प्रश्न नंबर 27, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। बताओ बच्चों, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। ध्यान रहे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब देखो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट करें, मुझे जरूर बता सकते हो। धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय होती है, तो अधात्विक ऑक्साइड की कैसी होती है? बताओ, कमेंट करो भाई जल्दी से, कैसी होती है? कमेंट करो जल्दी से। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों ये होती है आपके अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 29, दो कृत्रिम संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। बताओ, दो कृत्रिम संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? दो कृत्रिम संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। जिनको आता है वो कमेंट करे। देखो गंधीय सूचक तो यहाँ लिखे थे हमने, अब वहां पे संश्लेषित या कृत्रिम एक ही नाम, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है परीक्षा में, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी सिलेबस में ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। बताओ बेटा क्या होता है? एक तो होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज है ना, ऑरेंज, एक तो मेथिल ऑरेंज, और दूसरा क्या होता है? फिनोल पैथेलिन। क्या होता है? फिनोल पैथेलिन, फिनोल पैथेलिन। तो ये दो नाम अच्छी तरह से याद कर लेना भाई, 2-4 बार रटोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, और यदि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो 100% याद हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करो और शेयर तो जरूर से जरूर करो, अधिक से अधिक गरीब छात्रों तक पहुंचाओ। ये अपना लक्ष्य है कि ये सभी वीडियो अधिक से अधिक गरीब छात्र तक पहुंचे, उसका भला हो सके। जो कोचिंग की फीस नहीं दे पाता है वो निःशुल्क इनसे कोचिंग करेगा और वो अच्छे नंबर लेके आएगा। तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 30, जठर रस का पीएच स्केल पर मान क्या दिखाता है? बताओ जठर रस का पीएच क्या होता है? जठर रस का पीएच क्या होता है भाई? बताओ जठर रस का पीएच, कमेंट करो मुझे, जिसको आ रहा है कमेंट करो बेटा। जठर रस का पीएच क्या होता है? तो बच्चों होता है लगभग 1.2। जठर रस का पीएच लगभग कितना होता है? 1.2 होता है। ठीक है, अगला देखो बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? देखो ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर यहां पर था, बेकिंग पाउडर। ठीक है, किसे कहते हैं? देखो एक होता है बेकिंग सोडा और एक है बेकिंग पाउडर, तो किसे कहते हैं? बताओ बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बच्चों बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वह इसमें क्या मिला दें? टारटरिक अम्ल, टारटरिक अम्ल के मिश्रण से बना पदार्थ, के मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है, पाउडर कहलाता है। समझ में आ गया? अगर बेकिंग सोडे में क्या मिला दे? टारटरिक अम्ल मिला दे तो उसे क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, अगला देखो 32वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताओ भाई हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जिसको आ रहा हो कमेंट करो। बच्चों 8 बजे की ये क्लास आपके डेली लगेगी, डेली लगती रहेगी। इसके बाद आपके अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बच्चों गणित का कोर्स में 25 तारीख से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्या है कि हमारे गांव में यज्ञ चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है,
तो वहाँ पर हमें जाना होता है, जल्दी अभी निकल जाऊँगा मैं ये क्लास लेके, इस वजह से आपकी वो क्लास नहीं लग पा रही है। लेकिन 25 तारीख से श्योर 9 बजे प्रतिदिन आपको गणित के भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो बताइए हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो बच्चों हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल है, जो किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बच्चों? कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है, जो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, अब अगला देखो, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? बताइए भाई, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों अम्लीय वर्षा? यदि वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, यदि वर्षा के जल का पीएच, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये 33 क्वेश्चन हो गए। अभी हम 7 क्वेश्चन और इसके करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 34 है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? देखो बताओ भाई, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का, तो ये होता है आपके CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है भाई। और बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला देखो, क्षारक की आधुनिक परिभाषा क्या है? क्षारक की आधुनिक परिभाषा क्या है? बताओ क्या है क्षारक की आधुनिक परिभाषा? कौन बता सकता है भाई? वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो देखो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है ना भाई? तो क्षारक की आधुनिक परिभाषा क्या हो गई? वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होगी? तो अब मुझे बता सकते हो अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होगी भाई? बता सकते हो? जरूर बता सकते हो। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं? देखो ये तो है क्षारक और ये केवल क्षार ही है, तो मैंने अच्छी तरह से बताया था कि क्षार किसे कहते हैं। बताओ भाई, क्षार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में आयनित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गया? वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि किसी क्षारक के पास 100 अणु थे, वो 100 के 100 अणु किसमें घुल जाए? जल में घुल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न नंबर 37 है उसमें लिखा है, चूना, पत्थर, खड़िया
और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? ये बताने हैं आपको। ये देखो, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों किसके विभिन्न रूप हैं? किसके रूप है ये बताना है। तो कमेंट करें जिसको आता है वो। किसको आ रहा है भाई? किसके रूप है ये? तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर, कड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूपक हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूपक हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 38, 39 और 40 में मैंने सुमेलित करने वाले प्रश्न लिए हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको यदि आपने अच्छी तरह से याद किया तो आपको ये बोर्ड परीक्षा में जरूर नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको इनको सुमेलित करना है। इधर तो दे रखे हैं पदार्थ और इधर दे रखा है पीएच, मतलब किस पदार्थ का कितना पीएच होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले HCl, बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? कितना होता है भाई? 0। कमेंट करो मुझे जिसको आ रहा हो, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि पहले का उत्तर आपके ये हो जाएगा। ठीक है, डी आ गया समझ में। दूसरा देखो, दूसरा है जठर रस। बताओ बेटा जठर रस का पीएच कितना होता है? अभी आया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। जठर रस का पीएच कमेंट करो भाई, जिसको आ रहा हो कमेंट करो। जठर रस का पीएच होता है 1.2। कितना होता है? 1.2 होता है। अब इसके बाद है नींबू का रस। बताओ नींबू के रस का पीएच कितना होता है? कमेंट करो भाई, जिसको आ रहा है कमेंट करके मुझे बताइए। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जिसको आ रहा है कमेंट करो जल्दी से। तो नींबू के रस का पीएच होता है आपके 2.2। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो रक्त। अपना जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? जल्दी से कमेंट करें, जिसको आ रहा हो वो जल्दी से कमेंट करे। रक्त का पीएच कितना होता है? और इस क्लास को अधिक से शेयर करें ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सके। तो बच्चों रक्त का पीएच कितना होता है? ये होता है 7.4। तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना हो जाएगा भाई? 10। कितना है? 10 है। ठीक है, अच्छी तरह से आप याद कर ले। इधर लिख दे, जैसे HCl का राइट आंसर डी है तो यहाँ लिख देंगे डी। ठीक है, और जठर रस का C है तो यहाँ लिख देंगे C, ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे समझ में। अगला भी देखो सुमेलित करना है आपको। इधर दे रखा है A और उधर दे रखा है B। इधर दे रखे हैं आपको जिप्सम, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उधर इनके सूत्र दे रखे हैं। तो आपको मिलान करने की किसका सूत्र कौन सा है ना। ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मैंने एक साथ ले लिए सारे, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा जिप्सम, तो बताइए जिप्सम का सूत्र किस को आता है? जिसको आता है मुझे कमेंट करें। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? बताओ बेटा जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, मतलब E वाला ऑप्शन आएगा। CaSO4.2H2O, ये होगा आपके जिप्सम का सूत्र, मतलब E राइट आ जाएगा। आ गया। अब है बेकिंग सोडा। बताओ बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है इसका सूत्र? ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है भाई? बेकिंग सोडा ये होता है आपके NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपके ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा अलग है, ब्लीचिंग पाउडर अलग है। बताओ बेटा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का ए ऑप्शन राइट है भाई, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद है बुझा हुआ चूना। बताओ बेटा बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले आया था। ये तो बिना बुझा हुआ है।
बुझे हुए का क्या होता है? बुझे हुए चूने का होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि C वाला राइट होगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो लास्ट में क्या बचा? ये रहा B, तो B वाला राइट हो जाएगा। मतलब इसका होता है CaSO4.1/2H2O। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर ले। अब प्रश्न नंबर 40 में भी सुमेलित करना है। इस तरफ तो दे रखे हैं प्राकृतिक स्रोत और इस तरफ दे रखे हैं पाए जाने वाले अम्ल। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। तो सबसे पहले सिरका, बताओ भाई सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है भाई, एसिटिक अम्ल, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ बेटा दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट करे, जिसको भी आता हो कमेंट करे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। बोर्ड पे लिखना, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, सारा दिन इसी में खर्च हो जाता है। तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बताओ भाई दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल डी राइट आ जाएगा इसका। तो यहाँ आप लिख सकते हो ऑक्सैलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अबे भाई संतरा, संतरा बताओ बेटा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसको भी आता हो कमेंट जरूर करे। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइक जरूर करते रहिए आप। बताओ संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नींबू। नींबू में भी कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो देखो इसमें ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ई नहीं एफ, ये वाला, दो जगह दे रखे हैं ना सिट्रिक, ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इमली, बताओ भाई कमेंट करो, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ भाई कमेंट करो, लाइक करो, है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है भाई टार्टरिक। इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। अब भाई चींटी का डंक, बता बेटा चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। और टमाटर में बताओ भाई टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी यहां दही में आपके गलत हो गया, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, है ना। और जो टमाटर है ना उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। ये थोड़ा ध्यान देना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब लास्ट है नेटल का डंक। नेटल के डंक में क्या पाया जाता है भाई? नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो आपके अगले चैप्टर की होगी, मतलब धातु और अधातु की। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बोर्ड परीक्षा के टाइम पे करवाऊंगा। अभी मैं आपको ये 40 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के करवा रहा हूं, ताकि आपका जो चैप्टर का रिवीजन भी साथ का साथ होता रहे। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।